स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समाजवाद में आप लोगों के सामने लेके आया हूं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से हर बार नेट के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस आते हैं। और साथियों पीजीटी के जो एग्जाम है उसमें उसमें भी यहां से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। और जो बच्चे एमए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना, एमए का एग्ज़ाम और बीए ग्रेजुएशन वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एमए के अंदर तो ये सीधे अगर 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है तो आपको शायद 75 नंबर्स का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है ना, 25 नंबर असाइनमेंट के होते हैं इसमें। तो मान लो ये अब तो ये आपका 15 नंबर का नंबर का क्वेश्चन एक आता है। ठीक है ना। तो ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है ना। और ये अगर आपको समाजवाद समझ में आ गया तो आपको जैसे और भी इसकी जो आगे की शाखाएं हैं, जो इसके पार्ट जो अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है ना, सब टॉपिक हैं, है ना। जैसे आपका विकासवादी समाजवाद है, समष्टिवादी समाजवाद है, फैबियन समाजवाद है, इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। तो वो भी समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं बेकार करूँगा मैं। और अगर आपको मेरा वीडियो, ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब समाजवाद की ये कुछ डेफिनेशंस हैं। अलग अलग थिंकर्स ने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो ये सेलर्स के शब्दों में समाजवाद एक ऐसी जनतंत्रात्मक विचारधारा है जिसका उद्देश्य समाज में एक ऐसा आर्थिक संगठन स्थापित करना है जो व्यक्ति को अधिकतम न्याय, ठीक है ना, यहाँ पे अधिकतम न्याय का तात्पर्य है आपका और स्वाधीनता प्रदान कर सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका संसाधनों के वितरण से, संसाधनों के वितरण से, ठीक है ना, के न्यायपूर्ण वितरण से, ठीक है ना, संसाधनों के वितरण से, ठीक है ना, आर्थिक संसाधन, ठीक है ना, आर्थिक संसाधनों के वितरण से। तो ये याद रखना, जब भी समाजवाद की बात होगी तो समाजवाद जो होता है आपका आर्थिक समानता पे बल देता है। किस पे देता है? आर्थिक समानता पे बल देता है, आर्थिक न्याय की बात करता है ये। ठीक है ना। तो समाजवाद आपका अधिकतम न्याय और स्वाधीनता प्रदान कर सके। तो ये डेफिनेशन सेलर्स ने दी है। उसके बाद प्रोफेसर डिकिंसन है, ये कहते हैं समाजवाद समाज का एक ऐसा आर्थिक संगठन है। ठीक है ना। देखो इसमें आर्थिक की बात हरदम होगी। ठीक है ना, आर्थिक, ठीक है ना, आर्थिक, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक संसाधनों का पुनर्वितरण करना, ठीक है ना, अच्छे से वितरण करना, बराबर वितरण करना, ठीक है ना, ठीक है ना, समानता स्थापित करना। ये समाजवाद किसके खिलाफ है? पूंजीवाद के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? पूंजीवाद के खिलाफ है। पूंजीवाद में क्या होता है दोस्तों? ये कुछ कुछ लोगों के पास अधिक संपदा इकट्ठी हो जाती है। ठीक है ना। कुछ लोग क्या होते हैं? अमीर हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, ठीक है ना, अमीर हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं? बहुत गरीब लोग क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो ये क्या करना चाहता है? ये इस असमानता को, ये जो अमीर गरीब की जो असमानता है ना, अमीर और गरीब की असमानता है ना, गरीब की असमानता है, इसको समाप्त करना चाहता है। ठीक है ना। तो ऐसा एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसने जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है। तो मतलब ये एक ऐसा संगठन है समाजवाद, ठीक है ना, ये ऐसी विचारधारा कह सकते हो जिसमें उत्पादन के भौतिक साधनों, ये उत्पत्ति या उत्पादन, ठीक है ना, उत्पादन कह लो इसको, उत्पादन आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। उत्पादन के भौतिक साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है, मतलब समाज का वो होता है, हक होता है। ठीक है ना। जिसका मालिक है कौन होगा? वो समाज होगा, भौतिक उत्पादन के भौतिक संसाधनों का। उसका संचालन एक सामान्य योजना के अंतर्गत संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व एवं उसके प्रति उत्तरदायी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो इसका जो संचालन होगा, ठीक है ना, इन संसाधनों का जो संचालन होगा, है ना, इनका प्रयोग क्या होगा? संपूर्ण समाज के प्रतिनिधि एवं उसके प्रति उत्तरदायी, मतलब प्रतिनिधियों के प्रति जो उत्तरदायी संस्था है उनके द्वारा किया जाएगा, मतलब राज्य के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना।
समाज के सभी सदस्य समान अधिकारों के आधार पर ऐसे नियोजन एवं सामाजिक उत्पादन के लाभों के अधिकारी होंगे। अब क्या कह रहा है कि समाज के सभी सदस्य, ठीक है ना, सभी सदस्य से क्या हो गया, अमीर गरीब, ठीक है ना, अमीर और गरीब की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, अमीर और गरीब की बात कर रहा है, समान अधिकारों के आधार पर ऐसे नियोजन एवं सामाजिक उत्पादन के लाभों के अधिकारी होंगे। मतलब इसमें जो सामाजिक उत्पादन होगा, ठीक है ना, समाज के द्वारा जो उत्पादन होगा उसमें क्या होगा, लाभ के अधिकारी अमीर गरीब समाज के सभी सदस्य होंगे, ठीक है ना। पूंजीवाद में क्या हो रहा था कि उत्पादन क्या बोलते हैं, लाभ का अधिकारी कौन था, सिर्फ एक ही वर्ग था, वो जो था अमीर था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है कि भाई अमीर और गरीब दोनों होंगे, ठीक है ना, कोई ऐसे किसी विशेष के लिए नहीं होगा। मॉरिस डॉब के अनुसार समाजवाद की आधारभूत विशेषता यह है कि इसमें संपन्न वर्ग की संपत्ति का अधिग्रहण एवं भूमि तथा पूंजी का समाजीकरण करके, मतलब समाज के हवाले करके उन वर्ग संबंधों को समाप्त कर दिया जाता है। वर्ग संबंध मतलब एक तरफ अमीर है ना, एक तरफ गरीब है, इसके पास इसका संसाधनों पर नियंत्रण है, ठीक है ना, संसाधनों पर नियंत्रण है, और ये क्या है, संसाधन विहीन है, संसाधन विहीन है, ठीक है ना, विहीन है। तो इसको क्या है कि ये जो असमानता है ना, असमानता है ना, इसको क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, ठीक है, जो पूंजीवाद उत्पादन का आधार है, ठीक है ना। अब क्या पूंजीवादन का आधार क्या, यही है, देखो, ठीक है ना। मार्क्सवाद क्या कहता है कि भाई अमीर जो कुछ समाज के का जो एक वर्ग है उसका संसाधनों पर आर्थिक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, ठीक है ना। तो पूंजीवाद यही कहता है। तो वो ये क्या कह रहे हैं कि भाई कि पूंजी अधिग्रहण एवं पूंजी तथा पूंजी का समाजीकरण करके उस वर्ग को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना, उस वर्ग संबंधों को समाप्त कर दिया जाता है। वर्ग संबंध मतलब एक शोषण करने वाला वर्ग है जो पूंजीपति है, और एक शोषित वर्ग है जो क्या है, जिसका शोषण करता है पूंजीपति। तो इस वर्ग संबंध को समाप्त कर दिया जाता है जो पूंजीवादी उत्पादन का आधार है, ठीक है ना। एक और डेफिनेशन है, ये हमारे इंडियन थिंकर्स हैं, जेपी नारायण, ठीक है ना। अब ये जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, ठीक है ना, इनको शॉर्ट में जेपी नारायण कहा जाता है, ठीक है ना, जेपी नारायण। समाजवादी समाज एक ऐसा वर्ग विहीन समाज होगा। वर्ग विहीन मतलब इसमें कोई वर्ग नहीं होगा। वर्ग मीन्स अमीर वर्ग और क्या है, गरीब वर्ग, गरीब वर्ग, ये नहीं हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। होगा जिसमें सब श्रमजीवी होंगे, मतलब सबके सब श्रम करेंगे, ठीक है ना, सबके सब क्या करेंगे, श्रम करेंगे, सबके सब श्रमजीवी होंगे। सारी संपत्ति सार्वजनिक अथवा राष्ट्रीय होगी, मतलब सारी संपत्ति किसकी होगी, राष्ट्र राज्य की होगी, ठीक है ना, या राज्य राष्ट्र जो होगा ये उसकी होगी, ठीक है ना। तो सार्वजनिक अथवा राष्ट्रीय होगी। अनार्जित आय तथा आय से संबंधित भीषण असमानता सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो जब वर्ग ही समाप्त हो जाएगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, और क्या बोलते हैं संपत्ति पे राष्ट्र का हक होगा, तो राष्ट्र क्या करेगा कि राष्ट्र आवश्यकता अनुसार भाई क्या संपत्ति का वितरण करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये जो आय से जो एक भीषण असमानता उत्पन्न होती है ना, अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी, गरीबी गरीबी, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये शोषण करता है मजदूरों का, और ये क्या होता है, शोषित होता है, शोषित होता है, ठीक है ना, शोषित होता है। तो ये जो असमानता है ना, इस असमानता को सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इनके जो डेफिनेशन है, मैंने इनको समझाने की कोशिश की है आपको, कि आपको समझ में आ गया हो। इनके अंदर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं टेक्निकल जो समझने में दिक्कत आती है, तो मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको समाजवाद कुछ जिन लोगों ने परिभाषा दी है उसके अनुसार से क्या है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, समाजवाद की विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं या लक्षण, ठीक है ना, ये क्या है, एक समाजवादी आर्थिक प्रणाली में पाए जाने वाले लक्षण और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उत्पत्ति या उत्पादन, ठीक है ना, उत्पादन, ठीक है ना, उत्पादन, ठीक है ना, उत्पादन या उत्पत्ति, दोनों में से दोनों का मतलब एक है, इसमें कोई फर्क नहीं है।
उत्पादन के साधनों पर सामूहिक एवं सामाजिक स्वामित्व। क्या मतलब, एक जो पूरा समूह है उसका उत्पादन के साधनों पे पूरे समूह का, या सामाजिक स्वामित्व, ठीक है ना। तो समाज का स्वामित्व होगा। समाजवाद की यह एक मुख्य विशेषताओं में से एक है कि समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता, ठीक है ना। और पूंजीवाद में क्या होता है साथियों, पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में निजी पूंजी होती है, ठीक है ना। निजी निजी पूंजी हो जाती है, निजी पूंजी, ठीक है ना। निजी पर्सनल हो जाती है, पर्सनल हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, निजी संपत्ति होती है। तो निजी संपत्ति होगी तो लाभ भी कौन कमाएगा, जिसकी संपत्ति वो लाभ कमाएगा, लाभ भी निजी होगा, पूंजीपति का होगा, है ना। तो इसमें क्या करा है कि जो आपके पास जो उत्पत्ति के साधन होंगे उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होगा, पूरे समाज का स्वामित्व होगा, ठीक है ना। इस प्रकार समाजवाद में राज्य का अधिक से अधिक व्यक्तियों का हित करना होता है। अब जब ये राज्य का यहाँ पे आप समाज को समाज को ना राज्य से मतलब लेना, ठीक है ना। समाज का मतलब राज्य से लेना, राज्य से लेना, ठीक है। और किससे लेना, आप राष्ट्र से ले लेना, ठीक है ना, ठीक है। राष्ट्र से ले लेना यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब उत्पादन के साधनों पे राज्य का नियंत्रण होगा तो उसका लाभ भी राज्य कमाएगा, और राज्य जब लाभ कमाएगा तो वो देखेगा कि भाई मुझे किसको कितना देना है, ठीक है ना। आवश्यकता किसको ज्यादा है, ठीक है ना, किसको आवश्यकता है, ठीक है ना। एक तो पहले वो देखेगा कि भाई जिसने जितना श्रम किया उसको उतना दे दिया जाए, ठीक है। उसके पास जो लाभ बचता है राज्य के पास, तो उन लाभों को वो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के हित में काम करेगा, ठीक है ना। अभी पूंजीवाद में क्या होता था कि जो मालिक था, जो पूंजीपति था, वो सारा का सारा लाभ अपने पास रख लेता था और कम से कम पैसा मजदूर को देता था, ठीक है ना। तो वो हित नहीं चाहता था मजदूर का, ठीक है ना, उसको उतना ही कम से कम पैसा देना चाहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो उत्पादन के साधन है उस पर राज्य का नियंत्रण है, और राज्य क्या करता है, राज्य अधिक से अधिक व्यक्तियों का हित करना चाहता है, ठीक है ना। उत्पादन एवं वितरण क्रियाएं राज्य द्वारा संपादित होती हैं, ठीक है ना। अब उत्पादन किस चीज का करना चाहिए, और क्या बोलते हैं, वितरण वितरण की जो क्रियाएं हैं वो कौन करेगा, यहाँ राज्य डिसाइड करता है। लेकिन जब पूंजीवादी व्यवस्था होती है तो उसमें कौन करता है, पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार करता है, ठीक है ना। बाजार के अनुसार होता है, बाजार के अनुसार होता है, और किसके अनुसार होता है, पूंजीपति के अनुसार होता है, पूंजीपति के अनुसार होता है, ठीक है ना, पूंजीपति के अनुसार होता है। अगर पूंजीपति को किसी चीज से ज्यादा लाभ हो रहा है तो उसी चीज का ही उत्पादन करेगा, ठीक है ना। वो उसको कोई मतलब नहीं है कि उस उत्पादन से नुकसान होता है किसी का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर उत्पादन जो होता है, उत्पादन और वितरण पूंजीपति के अनुसार होता है, ठीक है ना। समाजवादी प्रणाली, आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं वितरण की क्रियाएं राज्य द्वारा संपादित की जाती हैं, ठीक है ना। क्या उत्पादन होगा, कितना होगा और कैसे होगा, तथा उत्पादन का समाज में किस प्रकार वितरण करना है, ये सारे निर्णय समाजवादी व्यवस्था में सरकार स्वयं अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना से करती है, ठीक है ना। भाई पूंजीवादी व्यवस्था में हो सकता है कि वो वितरण ऐसी जगह पे करे कि जहां पे उसको अधिक लाभ हो, ठीक है ना। ऐसी जगह वितरण ना करे जहां से उसको कम लाभ हो। लेकिन क्या बोलते हैं, समाजवादी व्यवस्था के अंदर जो वितरण होगा वो समाज के कल्याण से होगा, ठीक है ना। वहां पे लाभ की भावना कम हो जाती है, या कई बार तो ना भी हो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे आपने कोविड के टाइम में देखा होगा कि सरकार ने क्या किया कि जो कोविड के जो इंजेक्शन है उसकी एक न्यूनतम उसका मूल्य रख दिया, और वो कर दिया कि भाई इससे ऊपर कोई टीका, इससे ज्यादा वो रेट में कोई टीका नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ यहाँ पे अगर जैसे आप अगर कहीं निजी हाथ में होता है ये, और पूंजीपतियों के पास होता है ये, है ना, और सरकार का नियंत्रण नहीं होता, तो क्या होता, यहाँ पे वो टीका बहुत महंगा बिकता, 5,000 का भी बिकता, 10,000 का भी बिकता, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है ना, कल्याण की भावना से। क्योंकि कोविड में जो कोविड का इंजेक्शन था, कोविड शील्ड थी, और कोविड जो था उसका उसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक कल्याण की भावना था। इस वजह से उसका वितरण का जो हमने गवर्नमेंट ने जो उद्देश्य रखा, सामाजिक कल्याण की भावना से रखा, और उसका मूल्य भी कम रखा, ठीक है ना। अगर वो अगर लाभ कमाने की भावना से होता तो उसका लाभ, उसका मूल्य बहुत ज्यादा होता, ठीक है ना।
निजी संपत्ति का बहुत सीमित अधिकार होता है, ठीक है ना। आप ज्यादा संपत्ति के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व का मतलब नहीं कि समाजवाद में निजी संपत्ति का अधिकार पूर्णतः नगण्य होता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्तियों के अधिकार का सीमित अस्तित्व होता है, किंतु इस संपत्ति का प्रयोग धनोपार्जन के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होगा, अधिकार तो होगा संपत्ति का, लेकिन बहुत सीमित अधिकार होगा, और इस संपत्ति का प्रयोग धनोपार्जन के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आप इस संपत्ति का प्रयोग सिर्फ धन कमाने के लिए ही करोगे। एक केंद्रीयकृत नियोजन सत्ता, ठीक है ना। तो एक केंद्रीयकृत नियोजन सत्ता होती है आपके, इसके अंदर में अगर जैसे आप चीन के अंदर में देखते हो तो वहां पे एक केंद्रीकृत नियोजित सत्ता है, ठीक है ना। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए एक केंद्रीकृत नियोजन सत्ता गठित की जाती है, मतलब एक सत्ता होगी सिर्फ। यह केंद्रीयकृत सत्ता उत्पादन एवं वितरण संबंधी महत्वपूर्ण फैसले अधिकतर समाज कल्याण की भावना से ठीक से करेगी, ठीक है ना। तो समाजवादी व्यवस्था के अंदर में समाज कल्याण जो है ये एक केंद्र में आ गया है। किसमें आ गया है, केंद्र में आ गया है, एक मुख्य मुख्य उद्देश्य हो गया है, ठीक है, किसका, समाजवादी सरकार का, ठीक है। कीमत कीमत संयंत्र की गौण भूमिका। अब पूंजीवाद की तरह समाजवाद में कीमतों का निर्धारण कीमत संयंत्र द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि सरकार स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कीमत का निर्धारण करती है। आर्थिक क्रियाओं के लिए लेख कीमतों का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्धारण सरकार स्वयं उत्पादन लागत सामाजिक हित को ध्यान में रख के करती है। अब क्या है कि दोस्तों इस चीज को समझो कि जैसे पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक है ना। पूंजीवादी व्यवस्था में जो कीमतें होती हैं वो कैसे मांग और पूर्ति के हिसाब से तय हो जाती हैं, ठीक है ना। मांग और पूर्ति की, भाई किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा हो रही है तो उसकी कीमत क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और अगर उस वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है या वस्तु वो कम है आपके पास, तो भी उसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है कि पूंजीवादी समाजवादी व्यवस्था के अंदर में जो आपकी जो कीमत का निर्धारण है ना वो सरकार स्वयं करेगी, ठीक है ना। वो मांग पूर्ति के हिसाब से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। वो देखेगी कि भाई इसका जो उपयोग है ये सामाजिक हित में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि पुस्तकों का जो मूल्य है, पुस्तकों का मूल्य कम रखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सामाजिक हित के लिए है। ऐसे भी बहुत सारी चीज, खाने पीने की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। दवाइयां हैं, उनका सामाजिक हित में हित को ध्यान में रख के मूल्य रखा जाता है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें क्या होता है कि मूल्य निर्धारण कौन करता है, आपका जो है सरकार करती है, ठीक है ना। और पूंजीवादी में कौन करता है, पूंजीपति करता है, ठीक है ना। पूंजीपति उसका निर्धारण करता है और पूंजीपति अपने लाभ को देख के निर्धारित करेगा मूल्य, ठीक है ना। अब शोषण का अंत होता है इसके अंदर। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होने के कारण न्यूनतम आर्थिक विषमताएं होती हैं, ठीक है ना। जिसके फलस्वरूप समाज में दो वर्ग संपन्न विपन्न विभाजित नहीं होता, जिसके फलस्वरूप समाज का दो वर्गों संपन्न वर्ग एवं विपन्न वर्ग में विभाजन नहीं होता है। साथ ही वितरण व्यवस्था पर सरकार का स्वामित्व होता है, जिसके कारण मानव द्वारा मानव के शोषण की संभावना समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों होता यह है कि भाई इसके अंदर तो उत्पादन के साधनों पे किसका स्वामित्व होगा, सरकार का स्वामित्व होगा, ठीक है ना। और सरकार का स्वामित्व होगा, और सरकार क्या होता है कि सरकार जो वितरण जो करेगी वो करेगी आपका सामाजिक कल्याण की भावना से करेगी, ठीक है ना। वितरण भी करेगी सरकार, और उत्पादन वितरण और उत्पादन समाज कल्याण की भावना से करेगी, ठीक है ना। लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में राज्य का और राष्ट्र का, समाज का तो कोई उस पर होता नहीं है, नियंत्रण होता नहीं है। तो उत्पादन के साधनों पे और वितरण पे किसका नियंत्रण होता है, पूंजीपति का होता है। और पूंजीपति जो होता है वो क्या करता है, वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए जो एक दूसरा वर्ग है जिसको हम क्या कहते हैं, श्रमिक वर्ग कहते हैं, उसका अधिक से अधिक शोषण करता है, ठीक है ना। जब श्रमिक वर्ग नौकरी करने जाएगा तो वो उसको कम से कम तनख्वाह देगा, ठीक है ना, ठीक है ना। होता है ना, एक की नौकरी के लिए 8-8 10-10 लोग खड़े होते हैं लाइन में, तो जो सबसे कम पैसे में जो कम वेतन लेगा उसको नौकरी पर रखेगा और उससे अधिक काम लेगा और लाभ कमाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह शोषण का अंत हो जाता है समाजवादी प्रणाली में, ठीक है। प्रतियोगिता का अंत, तो ये भी एक लक्षण है इसका
समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन एवं वितरण दोनों पर सरकार का अधिकार एवं नियंत्रण होने के कारण पारस्परिक प्रतियोगिता की संभावना नहीं रह जाती। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई एक नौकरी होती है और उसके लिए क्या होता है कि 10 लोग 20 लोग लाइन में खड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। क्या होती है, प्रतियोगिता होती है नौकरी के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समाजवादी प्रणाली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे किसका नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण है। और सरकार क्या करेगी, सरकार कुछ मानक निर्धारित करेगी, ठीक है ना, कुछ मानक निर्धारित करेगी, ठीक है। अब क्या है, सरकार द्वारा समय उत्पादन के क्षेत्र, उत्पादन मात्रा एवं वस्तु की कीमत निर्धारित किए जाने के कारण समाजवाद में प्रतियोगिता उत्पन्न नहीं हो पाती। इसके कारण प्रतियोगिता होने वाला उपलब्ध समाजवाद भी में अब दोस्तों क्या है कि जैसे आप सब 10 लोगों ने उत्पादन किया, ठीक है ना, 10 लोगों ने मिलके उत्पादन किया, ठीक है, कोई एक पेन बनाया, ठीक है। अब क्या होगा कि बाजार में उसकी प्रतियोगिता चालू हो जाएगी, ठीक है ना। कोई उस पेन को 9 रुपए में बेचेगा, कोई 7 रुपए में बेचेगा, कोई 6 रुपए में बेचेगा, कोई 5 रुपए में बेचेगा। तो इससे क्या होगा, प्रतियोगिता होगी, क्या होगी, प्रतियोगिता होगी, ठीक है ना। तो अब समाजवादी व्यवस्था में क्या होगा, समाजवादी व्यवस्था के अंदर में सरकार उसका मूल्य निर्धारित करेगी, ठीक है ना, क्या करेगी, उसका मूल्य निर्धारित करेगी। तो इससे क्या होगा, प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी। अगर सरकार ने उस पेन का मूल्य 7 रुपए निर्धारित कर दिया तो अब सबको 7 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना, 7 रुपए में बेचना पड़ेगा, उससे अधिक में अब कोई नहीं बेच सकता, और हो सकता है उससे कम में भी ना बेच पाए, ठीक है। अब समाजवाद के गुण और समाजवाद के पक्ष में कुछ तर्क हैं, ये भी हम देख लेते हैं। कोशिश करेंगे हम इसको फटाफट करते हुए चले। सहयोग का सिद्धांत है, ये क्या है दोस्तों, सहयोग का सिद्धांत है। व्यक्तिवाद में पूंजीपति और मजदूर में वर्ग, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, पूंजीपति और मजदूर वर्ग में क्या होता है, संघर्ष होता है दोस्तों, संघर्ष होता है, संघर्ष होता है। पूंजीवाद देश क्या होता है कि आपका पूंजीवाद क्या होता है, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है, वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है। जबकि समाजवाद देश में आपस में सहयोग एवं शांति का दृष्टिकोण बनाता है, ठीक है ना। क्या होता है, दो लोगों के, अब जब भाई वर्ग ही नहीं होंगे तो संघर्ष, संघर्ष नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेम बढ़ेगा, शांति होगी, ठीक है ना। अगर अगर मान लो वर्ग बने हैं, अमीर गरीब है, गरीब अमीरों को देख के क्या बोलते हैं, वो होगा कि भाई सारा लाभ तो अमीर कमा लेता है, हमें कुछ मिलता नहीं है, सारी मेहनत हम करते हैं, तो क्या होगा, विद्रोह होगी, अशांति होगी, गृह युद्ध का खतरा रहता है। तो क्या है कि ये सहयोग का सिद्धांत है एक प्रकार से। अब क्या है, प्रजातंत्र के अनुसार प्रजातांत्रिक व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर निर्भर है, ठीक है ना। क्या ये समानता के सिद्धांत पर निर्भर है समाजवाद। आर्थिक समानता केवल समाजवाद द्वारा ही स्थापित की जा सकती है, ठीक है ना। समाजवाद प्रजातंत्र के लिए सहायक के रूप में काम करता है। अब पूंजीपति में तो देखो आर्थिक समानता नहीं हो सकती, क्योंकि पूंजीपति पूंजीवादी पूंजीवादी जो प्रणाली है ना, उसके अंदर पूंजीपतियों की एक तो मुक्त प्रतिस्पर्धा है, ठीक है ना, राज्य उसके अंदर हस्तक्षेप करेगा नहीं, और जो मर्जी जितना मर्जी कमाए, कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसे में पूंजीपति जिसके पास उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण है, वही आर्थिक वही ज्यादा लाभ कमाएगा। जिसके पास संसाधन ही नहीं है, जो जिसके पास 2 वक्त खाने की रोटी ही नहीं है, वो भला क्या क्या आगे बढ़ेगा और क्या लाभ कमाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, आर्थिक समानता केवल समाजवाद में है। समाजवाद क्या होगा, समाजवाद पे किसका नियंत्रण होगा, राज्य का नियंत्रण होगा। राज्य क्या करेगा, उत्पादन भी निर्धारित करेगा और वितरण भी निर्धारित करेगा, ठीक है ना। तो वो देखेगा कि भाई किसको ज्यादा जरूरत है, उसको दे देते हैं। सावयव सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिवाद में व्यक्ति एवं समाज के हित विरोधी है, ठीक है ना। क्या है, विरोधी है। व्यक्ति इसमें क्या है, स्वार्थ, स्वार्थ और निजी लाभ के ऊपर चलता है, ठीक है ना। पूंजीवाद में क्या होता है, निजी लाभ है, निजी निजी लाभ है, ठीक है ना, निजी लाभ है, ठीक है, स्वार्थ है, स्वार्थ है, ठीक है ना। और क्या है कि समाज के बारे में नहीं सोचता, समाज के बारे में नहीं सोचता है, बारे में नहीं सोचता है, ठीक है ना, पूंजीवाद, ठीक है ना। तो लेकिन ये क्या है, समाजवाद के अंदर है, समाज के हित परस्पर विरोधी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, समाज के बारे में बात करता है, ठीक है। व्यक्ति के साथ साथ व्यक्ति के साथ 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 समाज की भी बात होती है इसमें, समाज, ठीक है ना।
समाज है क्या? व्यक्तियों का समूह तो है, का समूह ही तो है ये, ठीक है ना। जब जब समाज का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना, व्यक्ति का विकास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, समाज पे बल देता है, ठीक है ना। समाज समाज व्यक्ति और समाज के हित परस्पर विरोधी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जबकि समाजवाद में दोनों का संबंध उसी प्रकार है जैसे शरीर का उसके अंगों के साथ, मतलब इसमें व्यक्ति समाज का एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है ना। व्यक्तिवाद में क्या होता है, व्यक्तिवाद में व्यक्ति को, इंडिविजुअल को महत्व दिया जाता है, ठीक है। व्यक्ति के अपने हितों को महत्व दिया जाता है, ठीक है ना, समाज को महत्व नहीं दिया जाता है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे दोनों का समान हित समान समान समझा जाता है और दोनों को महत्व दिया जाता है। शोषण का अंत, पूंजीवाद में पूंजीपति समय के हित में ध्यान रखकर उत्पादन करवाते हैं और श्रमिकों को कम वेतन दिया जाता है, उनका शोषण होता है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होता है तो शोषण नहीं होता है, ठीक है ना। सब यह सभी के हित में काम करता है। न्याय पर आधारित समानता एवं न्याय, ठीक है ना। तभी समानता एवं न्याय तभी स्थापित होंगे जब उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा और उच्च वितरण व्यवस्था होगी। ये केवल समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। हमने इसको अभी पहले, जस्ट कुछ मिनट पहले ही हमने इसको समझा था। रोजगारी का निवारण, समाजवादी व्यवस्था में नियोजन केंद्रीय बिंदु होता है, ठीक है ना। नियोजन क्या होगा, केंद्रीय बिंदु होगा इसमें, जिसके कारण समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है ना, सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। सरकार अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर विभिन्न उत्पादन क्रियाएं संपादित करती है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार कार्य पाता है और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है इसमें, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पे किसका नियंत्रण होता है, समाजवादी व्यवस्था अर्थात समाज का और राज्य का नियंत्रण होता है। और राज्य क्या होता है, राज्य जो उत्पादन करती है, उत्पादन और वितरण करती है, वो क्या किसको ध्यान में रख के करती है, वो करती है सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख के, ठीक है ना। यहाँ सामाजिक कल्याण है। और पूंजीवादी के अंदर में क्या होता है, पूंजीवाद अपने निजी लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन और वितरण करता है, ठीक है ना। वो अपने लाभ को देखकर ऐसे आदमी को नौकरी देगा जिससे उसको लाभ हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ऐसे आदमी को नौकरी दी जाएगी जिसको आवश्यकता हो और जिसके अंदर योग्यता हो, ठीक है ना। एकाधिकारी शक्तियों की समाप्ति होगी यहाँ पे, ठीक है ना। समाजवाद में सभी उत्पत्ति के साधनों एवं आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी स्वामित्व होने के कारण समाज में धन एवं संपत्ति के साधनों एवं आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी स्वामित्व होने के कारण समाज में धन एवं संपत्ति का किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हाथों में केंद्रित नहीं होगा। अब ये बात ध्यान देने वाली बात है कि भाई जब संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा, ठीक है ना, सरकार का नियंत्रण होगा, संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा, ठीक है ना, सरकार का नियंत्रण होगा तो क्या होगा कोई पूंजीपति पूंजीपति नहीं होगा, फिर पूंजीपति नहीं होगा, ठीक है ना, पूंजीपति नहीं होगा, पूंजीपति नहीं होगा तो एकाधिकार जो है ना, पूंजी जो संसाधनों पर एकाधिकार है ना, पूंजीपतियों ने संसाधनों पर पूंजीपतियों ने जो एकाधिकार कर रखा है ना, वो समाप्त हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, समाज में एकाधिकारी शक्तियां उत्पन्न नहीं होंगी, ठीक है ना। होता है ना कि समाज में कुछ वर्ग ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो संख्या में 2, 4, 5% होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि उनका सारे संसाधनों पर नियंत्रण होता है और उनके पास सारी शक्तियां भी उनके पास आ जाती हैं। प्रतियोगिता एवं अपव्यय की समाप्ति, अब समाजवादी प्रणाली के अंदर उत्पादन एवं वितरण दोनों पर सरकार का अधिकार एवं नियंत्रण होने के कारण पारस्परिक प्रतियोगिता की कोई संभावना नहीं रहती है। सरकार द्वारा स्वयं उत्पादन के क्षेत्र, उत्पादन की मात्रा, वस्तु की कीमत निर्धारित किए जाने के कारण समाजवाद में प्रतियोगिता उत्पन्न नहीं हो पाती, जिसके कारण प्रतियोगिता होने वाला अपव्यय समाजवाद में समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इसकी कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे समाजवाद, इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। ये ब्रांचेस हैं आपका काल्पनिक समाजवाद, विकासवादी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद, नवमार्क्सवाद। क्वेश्चन हमेशा यहां से आएंगे, ठीक है ना। जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लूं।
ये लेक्चर जरा सा थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन इसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समाजवाद, ठीक है ना, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समानता, विशेषकर आर्थिक समानता को बल देती है। मैंने आपको बार बार इस पे जोर दिया, ये आर्थिक समानता पर बल देगी, ठीक है ना। इसके अनुसार आर्थिक समानता तभी स्थापित होगी जब उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा, ठीक है ना। तो ये वाला ना, ये वाली लाइन ना गांठ बांध करके समझ लो, इससे ही आपको पता चल जाएगा समाजवाद क्या है, ठीक है। अब उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण कैसा होगा, इसको लेके चार शाखाएं दोस्तों, चार शाखाएं। काल्पनिक समाजवाद, विकासवादी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, नव मार्क्सवाद, ठीक है ना। ये है आपके चारों, एक डायग्राम मैंने बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। काल्पनिक समाजवाद, विकासवादी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और नव मार्क्सवाद, ठीक है। पहले काल्पनिक समाजवाद हम समझेंगे। काल्पनिक समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद इस शाखा के अनुसार समाजवाद की स्थापना छोटे छोटे स्वायत्त समूहों की स्थापना से हो सकती है, ठीक है ना। यह व्यवहारिक नहीं कि यह व्यवहारिक नहीं है, ठीक है ना। आप छोटे छोटे स्वायत्त समूह बनाओ, ये व्यवहार में करना बड़ा मुश्किल है, इस वजह से इसे काल्पनिक समाजवाद कहा जाता है, ठीक है ना। क्या काल्पनिक, अब ये जो काल्पनिक समाजवादी थे ना, इनके पास इन्होंने कल्पना ही की थी, ठीक है ना, कल्पना ही की थी कि भाई छोटे छोटे स्वायत्त समूह बना दिया जाए तो इससे क्या होगा, समाजवाद की स्थापना हो जाएगी और क्या होगा कि समानता, आर्थिक समानता आ जाएगी, ठीक है ना। इन्होंने कल्पना ही की थी, ठीक है ना। और ये व्यवहार में व्यवहारिक है भी नहीं कि आप छोटे छोटे स्वायत्त समूहों की स्थापना करो, ठीक है ना, बहुत कठिन है। और इनके पास कोई एक एक प्रक्रिया नहीं थी, एक कोई प्रॉपर वैज्ञानिक विचार भी नहीं था। तो इस वजह से इन लोगों को ना काल्पनिक समाजवाद कहा गया। और इसमें ये तीन विचारक हैं, सेंट साइमन है, ये मूलतः फ्रांसीसी विचारक हैं। क्या फ्रांसीसी विचारक हैं, ये जमींदारी प्रथा की विशेष रूप से आलोचना करते हैं। क्या करते हैं ये, जमींदारी प्रथा, ठीक है ना, कि भाई जमीन, जमीन पर, जमीन के बड़े टुकड़े पर, बड़े टुकड़े टुकड़े पर जमींदार का कब्जा हो जाता है, जमींदार का कब्जा, ठीक है ना, कब्जा, ठीक है। और बाकी खेतियर कौन है, और क्या बोलते हैं, किसान जो हो गए, वो किसान किस रोल में आ गए, ये मजदूर के रोल में आ गए, मजदूर, ये बेचारे किसान क्या करेंगे, ये उत्पादन करेंगे, ठीक है ना। और ये क्या है, ये जो जमींदार है, ये पूंजीपति के रोल में आ गया, पूंजीपति के रोल में आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, जमींदारी प्रथा की आलोचना करते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं कि भाई जमींदारी जो है इनको हटा के किसानों को दे दी जाए, तो क्या होगा कि भाई ये जो दो वर्ग हैं ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो आते हैं रॉबर्ट ओवेन आते हैं, ठीक है ना। रॉबर्ट ओवेन ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध उद्योगपति थे, ठीक है ना, जो श्रमिकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था। ये मतलब श्रमिकों के प्रति इनका जो रोल, जो दृष्टिकोण था ना, बहुत अच्छा था, ठीक है ना। श्रमिकों का ये विकास करना चाहते थे। इन्होंने इंग्लैंड के लंकाशायर में सहकारिता पर आधारित एक उद्योग की स्थापना की, ठीक है ना, सहकारिता पर आधारित, सहकारिता पर आधारित एक उद्योग की स्थापना की। कहाँ पे, लंकाशायर एक जगह है, ठीक है ना, इंग्लैंड में ही है ये। लेकिन यह उद्योग सफल नहीं हो सका भाई, चल ही नहीं पाया। इसी कारण से रॉबर्ट ओवन ने छोटे छोटे स्वायत्त समूहों को, ये जो बहुत बड़ा बनाया था, इन्होंने बहुत बड़ा उद्योग बनाया था और वो चल नहीं पाया। तो इनका फिर इन्होंने कहा कि भाई छोटे छोटे स्वायत्त समूह बनाया जाए। छोटे छोटे स्वायत्त समूह की स्थापना पर इन्होंने बल दिया। इनकी पुस्तक का नाम है अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, पुस्तक का नाम अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं चार्ल्स फ्यूरियस। चार्ल्स फ्यूरियस अपनी रचना सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में क्या लिखते हैं कि छोटे छोटे स्वायत्त समूहों की स्थापना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर करनी चाहिए, ठीक है ना। क्या, छोटे छोटे स्वायत्त समूहों की स्थापना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर करनी चाहिए, अर्थात समान प्रवृत्ति के लोगों को एक समूह में रखना चाहिए। मतलब अगर एक प्रवृत्ति जैसे लोग हैं, ठीक है ना, एक प्रवृत्ति, जिनकी प्रवृत्ति
क्या जो आप जिनकी प्रवृत्ति एक जैसी है उनको क्या किया जाए, एक समूह में रख दिया जाए, ठीक है ना, और क्या किया जाए, समूहों का निर्माण किया जाए, छोटे छोटे, ठीक है ना, प्रवृत्ति, एक प्रवृत्ति के लोग, ठीक है ना, उनको क्या रखा जाए, एक समूह में रखा जाए, ठीक है। तो ये हैं आपके, ये काल्पनिक विचारक हैं, और आपसे सीधा क्वेश्चन यही पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। ये भी मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताता चलूं कि भाई क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक समाजवादी नहीं है, ठीक है ना, क्या है, नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन आएगा, या ये आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक समाजवादी है, ठीक है ना, यही दो क्वेश्चन आएंगे, यही दो क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि काल्पनिक समाजवादी कौन कौन है, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फुजिस, इनके अलावा जो भी आएंगे वो काल्पनिक समाजवादी नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है विकासवादी समाजवाद। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें काफी मजा आने वाला है आप लोगों को। विकासवादी समाजवाद, इसमें है आपका संशोधनवाद समाजवाद, जर्मन आपका श्रेणी समाजवाद है, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र है, समष्टिवाद है, फेबियनवाद, आपका यूरो समाजवाद और श्रम संघवाद, ये सारे इसके टाइप्स हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया है ताकि आप लोगों को एक बार में देखते ही समझ में आ जाए। अब विकासवादी समाजवाद की हम बात करेंगे, ठीक है ना, विकासवादी समाजवाद की हम बात करने वाले हैं। इसकी 7 शाखाएं हैं। पहला कौन सा है, संशोधनवाद, ठीक है ना। संशोधनवाद के प्रबल समर्थक जो है एडवर्ड बर्नस्टाइन है, ठीक है ना, ये नाम अच्छे से याद कर लेना। ये कई सारे पीजीटी में तो कई बार आया हुआ है, और नेट के एग्जाम में भी ये आया हुआ है कई बार, ठीक है ना। तो इसको याद रख लेना, संशोधनवाद जो प्रबल समर्थक है एडवर्ड बर्नस्टाइन है, ठीक है ना। इन्होंने अपना विचार इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है ना, ये भी पुस्तक याद रख लेना, ठीक है। में प्रस्तुत किया है। बर्नस्टाइन का मत है कि मार्क्सवाद ने जो क्रांति की परिस्थितियां बताई थी, मार्क्सवाद ने क्रांति की क्या परिस्थितियां बताई थी, कि भाई क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका दो वर्ग होंगे, एक तो पूंजीपति वर्ग होगा, एक श्रमिक वर्ग होगा, और क्या बताया था कि भाई मजदूरों की हालत जो है वो बिगड़ती चली जाएगी, जब मजदूरों की हालत जितनी ज्यादा बिगड़ेगी तो वो क्या करेंगे, वो क्रांति कर देंगे, ठीक है ना। और क्या कहा था कि उसके बाद उद्योगों का क्या होगा, केंद्रीकरण होगा, मतलब उद्योगों पर सरकार का या राज्य का नियंत्रण होगा। अब हुआ क्या है, देखो दोस्तों, ये कहते हैं कि मार्क्सवाद ने जो क्रांति की परिस्थितियां बताई थी आज विद्यमान नहीं है, ठीक है ना। जैसे मार्क्सवाद ने कहा था कि मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा, ठीक है ना, मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा और दो ही वर्ग बचेंगे, कौन कौन से, पूंजीपति वर्ग, ठीक है ना, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति, और क्या बचेगा, श्रमिक ना, श्रमिक वर्ग बचेगा। लेकिन एक नया वर्ग पैदा हो गया है, वो क्या है, नहीं सॉरी, नया वर्ग नहीं पैदा हुआ है। होता यह है कि जो मध्यम वर्ग होता है ना, वो उसके बारे में मार्क्स कहता है कि जो मध्यम वर्ग है ना, ये समाप्त होगा, ये समाप्त हो जाएगा, और दो ही वर्ग रह जाएंगे, पूंजीपति और श्रमिक, ठीक है ना, श्रमिक। और इनको कहता है कि जो मध्यम वर्ग है श्रमिक वर्गों के संग मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई पूंजीपति का तो संसाधनों पर नियंत्रण है, और मध्यम वर्ग भी चाहेगा कि भाई संसाधनों पर क्या होता है, सबका नियंत्रण हो, ठीक है ना, सबको सबको बराबर हिस्सेदारी मिले। तो क्या होगा, वो कहता है कि ये कहता है कि भाई मार्क्स कहता है कि मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा, लेकिन आज भी मध्यम वर्ग का आकार क्या है, बढ़ रहा है। आज की डेट में किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्यम
वर्ग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जब वो बनाया जाता है, भारत में जब बजट तैयार किया जाता है, बजट, तो क्या मध्यम वर्ग को, मध्य मध्यम वर्ग जो है ना, वर्ग वर्ग के हितों को ध्यान में रख, हितों को ही ध्यान में रख के किया जाता है ना, हितों को सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो क्या है कि मध्यम वर्ग का आकार बढ़ रहा है। मार्क्सवाद ने कहा था मजदूरों की स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन नहीं, मजदूरों की स्थिति सुधर रही है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आ गए हैं, जैसे आपका पेंशन, पेंशन का इसकी आ गया है, आपका ईएसआई, ईएसआई की व्यवस्था हो गई है, मेडिक्लेम हो गया है, मेडिक्लेम हो गया है, ठीक है ना, इंश्योरेंस हो गया है, और क्या हो गया है आपका पीएफ की सुविधा। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मजदूरों के पक्ष में मजदूरों को दी जा रही है, तो उनकी क्या है, दशा सुधर रही है। जरा एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, 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 सॉरी साथियों, जरा एक फोन आ गया था। दूसरा इन्होंने कहा था मार्क्स उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, आज विकेंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है ना, विकेंद्रीकरण पे ज्यादा बल दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्रांति के स्थान पर क्या लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें अब क्या बोलते हैं, हमें क्रांति करने की जरूरत नहीं है, हमें क्रांति करने की जरूरत नहीं है, हम लोकतांत्रिक तरीके से भी समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कौन कहता है, एडवर्ड बर्नस्टाइन कहते हैं, ये संशोधनवाद है, ठीक है ना, संशोधनवाद। बर्नस्टाइन हमें का एक ये कोटेशन है, नोट में डाल के लिख लेना, हमें टूट पड़ने के स्थान पर डटकर मुकाबला करने की नीति अपनानी चाहिए। टूट पड़ना कौन कहता है, क्रांतिवाद, ये क्रांतिकारी विचार है, ठीक है ना। टूट पड़ना क्या है, क्रांति कहते हैं ना, टूट पड़ो, हमला करो, ठीक है ना, ये क्या है, ये क्रांतिकारी विचार है, क्रांतिकारी विचार है। और किसका है, मार्क्स की क्रांति, मार्क्स जो कहता है ना श्रमिकों को क्रांति करने के लिए, उससे संबंधित है। लेकिन बर्नस्टाइन कहता है हमें टूट पड़ने के स्थान पर डटकर मुकाबला करना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में डटकर मुकाबला किया जाता है, ठीक है ना, डटकर मुकाबला किया जाता है। हेलो, हेलो, हाँ, जो पहले जिस पे भेजा था उसी पे भेज दो ना। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर तो मेरा एक ही रहेगा। भेजता हूँ। तो क्या है कि ये लोकतंत्र में क्या आता है, डटकर मुकाबला किया जाता है, ठीक है ना, और क्या होता है, अहिंसक तरीके से, ठीक है ना, अहिंसक तरीके से। तो इसमें क्या है कि हमें टूट पड़ने के स्थान पर डटकर मुकाबला करने की नीति अपनानी चाहिए, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से, ठीक। आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरा है जर्मन सामाजिक लोकतंत्र। क्या है, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है। तो साथियों, इसके जो समर्थक हैं, इसके जनक फर्डिनेंड लासाल, ठीक है ना, लासाल इसके आपके जनक हैं। इनका मत है कि लोकतंत्र में समाजवाद की स्थापना के लिए पहले समाजवादी दल का गठन करना चाहिए, ठीक है ना, समाजवादी दल का गठन करना चाहिए, चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करनी चाहिए, और समाजवादी नीतियों को क्रियान्वित करना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने मजदूरी का लोह नियम प्रस्तुत किया। क्या है, मजदूरी का लोह नियम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि लोह नियम किसने दिया, लोह नियम किसने दिया, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन होगा रॉबर्ट मिशेल्स। इससे सावधान रहना,
ठीक है ना। रॉबर्ट मिशेल्स ने जो लोह नियम नहीं दिया, अल्पतंत्र का लोह नियम दिया इसने, अल्पतंत्र का लोह नियम, लोह नियम, ठीक है ना, नियम। लोग लोह नियम देखते ही ना तुरंत रॉबर्ट मिशेल्स पे टिक मार्क लगा देते, लेकिन नहीं, रॉबर्ट मिशेल्स जो है वो अभिजनवादी विचारक हैं और इन्होंने अल्पतंत्र का लोह नियम दिया है। और लोह नियम किसने दिया है? वो दिया है फर्डिनेंड लासाल, ठीक है ना। और ये कहता है सबको न्यूनतम मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, आ सकता है कि लासाल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें, ठीक है ना। तो आपका पहला होगा क्या बोलते हैं, सामाजिक दल का गठन, समाजवादी दल का गठन, ठीक है ना। एक ऑप्शन दे देगा आपको चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्ति, चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्ति। सी होगा आपका न्यूनतम मजदूरी, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? डी क्रांति, क्रांति के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से सत्ता प्राप्ति, ठीक है ना। तो आपको याद रखना रासाल के संदर्भ में क्या है, समाजवादी दल का गठन की बात करता है, फिर चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्ति की बात करता है, फिर उसके बाद क्या आता है, समाजवादी नीतियों को के क्रियान्वयन की बात करता है, और मजदूरी लोह नियम देता है, ठीक है ना, मजदूरी का लोह नियम प्रस्तुत करता है। और ये वाला जो है क्रांति के माध्यम से सत्ता प्राप्ति, इसको ये इसका समर्थन नहीं करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फेबियनवाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। और इसका संबंध तो हिंदुस्तान से भी है, ठीक है ना, इसका संबंध हिंदुस्तान से भी है। फेबियनवाद जेएस मिल के भूमि सुधार संबंधी विचारों से बहुत प्रभावी है, ठीक है ना। तो इसका फेबियन, ये भी क्वेश्चन आता है कि फेबियनवाद मिलान करने में आ जाता है कि भाई मिलान करो में फेबियनवाद एक तरफ होगा और एक तरफ क्या होगा, जेएस मिल होगा। तो इसको याद रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जेएस मिल क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का ही समर्थक है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। फेबियनवादी जो है ना, इसके जेएस मिल के भूमि सुधार कार्यक्रम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। इन्होंने 1884 में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए इंग्लैंड में फेबियन सोसाइटी की स्थापना की। तो फेबियन सोसाइटी का संबंध किससे है? फेबियनवाद से है। जेएस मिल से ये प्रभावित है और कहाँ पे है? इंग्लैंड में है दोस्तों। कहाँ पे है? इंग्लैंड में। देखो 3-4 क्वेश्चन एक साथ बन रहे हैं। इसके समर्थक कौन है? सिडनी वेव, ब्रिटिश वेव, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। ये सारे किसके? फेबियन समाजवाद के समर्थक हैं। फेबियनवाद की प्रमुख तकनीक और कार्य क्या है? इन्होंने मध्यम वर्ग में समाजवाद का प्रचार करने के लिए अंतर प्रवेश तकनीक को अपनाया है, जिसके अंतर्गत घर घर जाकर मध्यम वर्ग में समाजवाद का प्रचार किया गया, ठीक है ना। यह रोमन सेनापति फेबियन के इस विचार से प्रभावित हैं कि उचित क्षण के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो, ठीक है ना, उचित क्षण के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो, ठीक है साथियों। ये हो गया फेबियनवाद। उसके बाद आ गया श्रम संघवाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रम संघवाद सिंडिकेटलिज्म, ठीक है ना, इसको भी श्रम संघवाद का विचार जॉर्ज यूजेन सॉरेल, ठीक है ना, जॉर्ज यूजेन सॉरेल, ये नाम याद रखना, रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में प्रस्तुत किया था। अब संघवाद की विशेषताएं क्या है? श्रम संघवाद, ठीक है ना, हमें समाजवाद की स्थापना के लिए आर्थिक क्षेत्र में कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहता है? आर्थिक क्षेत्र में कार्रवाई करनी चाहिए। कहां पे करनी चाहिए दोस्तों? आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, ना कि में कार्रवाई करनी चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में नहीं। ये कहता है राजनीतिक क्षेत्र में कार्रवाई मत करो, राजनीतिक क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, आर्थिक क्षेत्र में कार्रवाई करो, ठीक है ना। उद्योगों पर श्रमिक संघों का नियंत्रण होना चाहिए। किनका नियंत्रण होना चाहिए? श्रमिक संघों का। श्रमिक संघों के नियंत्रण को स्थापित करने के लिए हड़ताल का, आम हड़ताल के स्थान को साधन के रूप में प्रयोग करना में लेना चाहिए।
राज्य की शक्ति का अंत कर देना चाहिए, ठीक है ना, राज्य की शक्ति का अंत कर देना चाहिए, ठीक है ना। अभी आप कहोगे सर अभी तो आप समाजवाद में बता रहे थे कि क्या बोलते हैं राज्य के नियंत्रण में होता है। दोस्तों जब समाजवाद से जब आगे साम्यवाद की ओर बढ़ता है ना, ठीक है ना, मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स आप जब तक पढ़ोगे नहीं ना तब तक आपको समाजवाद भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मार्क्स कहता है कि भाई जब जब वर्ग खत्म हो जाएगा, जब वर्ग समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, अमीर गरीब समाज हो जाएगा, अमीर गरीब नहीं रहेगा, तो राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। क्या है, राज्य की जरूरत नहीं होगी, राज्य की जरूरत ही नहीं होगी, जरूरत ही नहीं होगी। हर किसी को अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त होगा, ठीक है ना, प्राप्त होगा। तो फिर हमें राज्य की क्या जरूरत है, राज्य की जरूरत हमें क्यों पड़ती है कि भाई राज्य जो होता है जो क्या होता है व्यवस्था बनाता है, शांति का निर्माण करता है, कानूनों को लागू करता है। लेकिन जब ऐसा समाज हो जहां पे न तो कोई अमीर हो न कोई गरीब हो, सब समान हो, ठीक है ना, सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार मिले, कोई किसी के बीच में कोई झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना हो, तो फिर हमें राज्य की आवश्यकता ही क्या है, ठीक है ना। राज्य की आवश्यकता तो हमें इसलिए होती है ना कि भाई हमारे अधिकार का कोई दूसरा हनन ना करे, ठीक है ना, हमारा शोषण ना करे, इसीलिए तो राज्य होता है। लेकिन जब शोषण नहीं होगा, जब वर्ग नहीं होगा, सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, तो राज्य की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, राज्य की शक्ति का अंत कर देना चाहिए, ठीक है ना, क्या राज्य की शक्ति का अंत कर देना चाहिए। ये मार्क्सवाद के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत तथा साम्यवाद की लक्ष्य की आलोचना करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि जो भौतिकवादी जो सिद्धांत है ना इतिहास का, आप अगर आप इससे समझना चाहते हैं तो आपको मेरी जो मार्क्स के बारे में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की का एक मैंने लेक्चर दिया है, उसमें मार्क्सवाद के बारे में मैंने बात की है, तो वो आपको देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ऐतिहासिक भौतिकवाद। इस संदर्भ में इनका कथन है लक्ष्य कुछ नहीं है, गति ही सब कुछ है, ठीक है ना। तो एक ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है, ये जॉर्ज यूजेन सॉरल से संबंधित है। ये मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का तो समर्थन करते हैं, ठीक है ना, कि भाई दो वर्ग हैं और वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, इसका तो समर्थन करते हैं। और इसी संदर्भ में इनका कथन है कि सारी प्रक्रिया टकराहट की है, ठीक है ना, सारी राजनीतिक प्रक्रिया टकराहट की है, मेल जोल की नहीं। मतलब दो वर्ग हैं, ठीक है ना, अमीर गरीब, गरीब, और इनमें टकराहट है, टकराहट है, ठीक है ना, टकराहट के तो सारी राजनीति जो है किसकी है, राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, टकराहट की है, ठीक है ना, ठीक है ना, राजनीतिक प्रक्रिया टकराहट की है, मिलजुल की नहीं, ठीक है ना। अब आ गया श्रेणी समाजवाद। श्रेणी समाजवाद पर फेबियन और श्रम संघवाद दोनों का प्रभाव है, ठीक है ना, ये याद रखना। श्रेणी समाजवाद पे किसका प्रभाव है, क्वेश्चन सीधे आएगा, श्रेणी समाजवाद पर किसका प्रभाव है, तो ए आएगा आपका, ऑप्शन आएगा आपका फेबियनवाद वाद, दूसरा दे देगा आपको श्रम संघवाद, तीसरा देगा आपका, इससे पहले हमने जो सा किया था हाँ संशोधनवाद, और तीसरा काल्पनिक समाजवाद, समाजवाद ऐसे दे देगा। और आपको क्या देगा, ये पहला ऑप्शन देगा A+2, हेलो 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 हेलो, फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा 2+3, फिर तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको 3+2, और आपको दे देगा चौथा ऑप्शन दे देगा 3+4, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन देगा। तो आपको याद रखना है, आपको
फेबियनवाद और श्रम संघवाद पे टिक करना है, ठीक है ना। श्रेणी समाजवाद भूमि सुधार के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी सुधार का समर्थन करते हैं। इन्हें फेबियनवाद और श्रम संघवाद की संतान या शिशु कहा जाता है। और इसके समर्थक हैं GDH कॉल, हॉब्सन, पेटी, ऑरेंज, ठीक है ना। ये नाम याद रख लेना, थोड़े से अजीब जरूर है, ऑरेंज, पेटी, हॉब्सन, कॉल, ठीक है। श्रेणी समाजवाद व्यवसायिक कार्यात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप रेड मार्क कर लेना, ठीक है, कि भाई श्रेणी समाजवादी व्यवसायिक कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। मतलब यूं समझ लो कि व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व चाहते हैं ये संसद में व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व। जैसे कि अगर कुछ लोग श्रमिक हैं तो श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए संसद में। कुछ लोग क्या बोलते हैं आपका शिक्षक हैं तो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, ठीक है। और ये बहुल मतदान का समर्थन करते हैं। तो इसी संदर्भ में इनका प्रमुख नेता जितने हित उतने मत, मतलब जितने हित हैं उतने मत। तो ये बात आप याद रखना। श्रेणी समाजवाद जो है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है, व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व चाहता है, बहुल मतदान का समर्थन करता है, और इनका प्रमुख नारा क्या है, जितने हित उतने मत। एक समष्टिवादी शाखा है ये। आप भी कहेंगे सर ये कैसा पेड़ है और इसकी कितनी शाखाएं हैं। तो जितनी है मैं वो सारी आपको करवाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके समर्थक हैं CM जोड़। विकासवादी समाजवाद समाजवाद की अन्य शाखाओं की आलोचना करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये आर्थिक क्षेत्र पे ही बल देते हैं, ठीक है ना। क्या है, आर्थिक क्षेत्र में ही बदलाव चाहते हैं, ठीक है ना, बदलाव। और ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, समष्टि कहता है सब में बदलाव करो, ठीक है। सब में बदलाव की बात करता है ये, ठीक है ना, सब में बदलाव लाना चाहता है, ठीक है। ये क्या कहता है कि सभी एक ही क्षेत्र में समाजवाद लाने की बात कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है ना। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद ला तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये कहता है सच्चा समाजवाद तभी स्थापित होगा जब सभी क्षेत्रों में समाजवाद लाया जाएगा, चाहे वो आपका सामाजिक हो, ठीक है ना, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सब में समाजवाद लेके आया जाए, ठीक है ना। सब में समाजवाद लेके आना है, समाजवाद सब में लेके आना है। और ये क्या है कि जो बाकी लोग हैं वो आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं। इनका प्रसिद्ध है, वर्तमान में समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह हो गया जिसे हर कोई ओढ़ लेता है। अब भाई समाजवाद के जो विचार है ना वो ऐसे हो गए ना कि उसे हर कोई अपने उसमें लागू कर लेता है, अपने विचारों में शामिल कर लेता है, ठीक है ना, समाजवादी विचार को। तो इसको ये कहता है कि ये एक ऐसी टोपी की तरह जिसे हर कोई यूज कर लेता है या जिसे हर कोई अपने सर पे पहन लेता है। और ये क्वेश्चन कम से कम पीजीटी के अंदर तो 5-6 बार आया हुआ है, 5 से 6 बार ये आया हुआ है, और नेट के एग्जाम में भी ये आया हुआ है, ठीक है ना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूरो समाजवाद, ठीक है ना, यूरो समाजवाद साथियों। यूरो समाजवाद क्या है, इस शाखा का समर्थन सैंटियागो कैरिलो व FM मार्क्स ने किया है, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखना। इस शाखा के समर्थकों का मानना है कि यूरोप में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत समाजवाद की स्थापना की जा सकती है, ठीक है ना। तो क्या है, संसदीय प्रणाली के अंदर अंतर्गत समाजवाद की स्थापना करने की बात कौन करता है, यूरो समाजवाद करता है। तो दोस्तों हमने ये जो है आपका ये कर लिया है। उसके बाद आता है तीसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। अभी तक हम क्या कर रहे थे दोस्तों, मैं आपको एक बार करना जरूरी है। हमने इससे पहले किया था काल्पनिक समाजवाद, ठीक है ना। काल्पनिक समाजवाद के अंदर में हमने सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फ्यूरियस की बात की। फिर उसके बाद विकासवादी समाजवाद, जिसकी कितनी शाखाएं हैं, 7 शाखाएं हैं। संशोधनवाद, आपका संशोधनवाद। फिर उसके बाद हमने कहा जर्मन सामाजिक लोकतंत्र। फिर उसके बाद फेबियनवाद। फिर उसके बाद हमने श्रम संघवाद, सिंडिकेटलिज्म किया, श्रेणी समाजवाद पढ़ा, समष्टिवाद किया और यूरो समाजवाद। और अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स द्वारा प्रतिपादित समाजवादी विचारधारा को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इससे पहले क्या था कि भाई कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण अनिवार्यता है और पूर्वकालीन समाजवादियों की अपेक्षा पूर्णतः वैज्ञानिक है, ठीक है ना। ये क्या वैज्ञानिक है, क्योंकि जो पहले के जो थे ना वैज्ञानिक, काल्पनिक थे। क्या है, काल्पनिक थे। वो क्या है कि उन्होंने कुछ कल्पना की और उसको उसके आधार पे समाजवाद का
विचार दिया, समाजवाद का विचार दिया, ठीक है ना। लेकिन ये जो मार्क्स है ना, इनकी जो सोच है, ठीक है ना, इन्होंने व्यवहारिक दर्शन भी प्रदान नहीं किया, इन्होंने व्यवहारिक दर्शन भी एक प्रकार का दिया इसका, ठीक है ना। अब ये क्या क्रिया, इन्होंने जो काल्पनिक समाजवादी थे, इन्होंने कोई क्रियात्मक व्यवहारिक दर्शन नहीं दिया था, ठीक है ना। इन्होंने कुछ कल्पना की और उसके हिसाब से इन्होंने समाजवाद को का समर्थन किया और उसे लागू करने की चेष्टा की, इसीलिए इनको काल्पनिक समाजवाद कहा गया। लेकिन मार्क्स ने क्या किया, आधुनिक समाज का बड़ी गूढ़ता से, आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया, ठीक है ना। उन्होंने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन किया, क्या किया, पूंजीवाद के दोषों का वर्णन किया, साथ ही साथ पूंजीवाद का अंत कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए एक विधिवत प्रक्रिया का निरूपण किया। इन्होंने बताया कि भाई कैसे आप वर्ग विहीन समाज की स्थापना कर सकते हो, वो प्रक्रिया बताई। उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक के घटना चक्र की व्याख्या प्रस्तुत की और इसी प्रकार ने समाजवाद को उसकी भावुक तथा काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकालकर उसे वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त किया, ठीक है ना। तो जो इन्होंने ये बताया ना, भौतिकवाद इतिहास में हमें सदैव से दो वर्ग रहे हैं, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता रहा है, ठीक है ना। और पूंजीवाद की व्याख्या की, वर्ग विहीन समाज के बारे में बताया कि भाई कैसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जा सकती है और उसकी प्रक्रिया भी बताई। तो इस वजह से इनको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने के लिए, और ज़्यादा समझने के लिए आपको मार्क्स पढ़ना पड़ेगा, कार्ल मार्क्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको मेरे प्ले लिस्ट में जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मैंने डिटेल में वहाँ पे मार्क्स को पढ़ा रखा है, यहाँ नहीं पढ़ा सकता, अपने आप में 1.5 घंटे का लेक्चर है वो। अब उसके बाद सबसे आखिरी शाखा है आपका कौन सी, नव मार्क्सवाद, ठीक है ना। नव मार्क्सवाद सिद्धांत का महत्व के महत्वपूर्ण विचार क्या है, महत्वपूर्ण, ठीक है ना, महत्वपूर्ण विचार क्या है वो देख लेते हैं। नव मार्क्सवाद मानव चेतना द्वारा समाजवाद की स्थापना चाहता है, किसकी, मानव चेतना के द्वारा। इसके समर्थक कौन कौन है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान, ठीक है ना, कहाँ है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान। स्कूल की स्थापना 1973 में जर्मनी में हुई थी और 1933 में ये यूएसए में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि हिटलर, ठीक है ना, हिटलर हिटलर के कारण, ठीक है ना, के कारण वो चाहता नहीं था कि भाई ये जो स्कूल है ना, फ्रैंकफर्ट स्कूल यहाँ पे रहे, क्योंकि इसके जो विचार थे वो समाजवाद समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे और हिटलर समाजवाद की स्थापना नहीं चाहता था, ठीक है ना। 1953 में यह पुनः जनवरी में स्थापित हो गया, जब हिटलर का शासन समाप्त हो गया और जर्मनी में स्थायित्व आया, शांति स्थापित हुई, तो 1953 में फिर वापस आ गया। यह एक आलोचनात्मक सिद्धांत है, क्यों, क्योंकि ये आलोचना करता है, ठीक है ना, और भौतिकवाद का विरोध करता है। ये किसका करता है, भौतिकवाद का विरोध करता है। इस शाखा के सभी प्रकार के शोषण का विरोध करता है। मतलब मार्क्सवाद क्या था, आर्थिक शोषण की बात करता था, ठीक है ना, आर्थिक शोषण की बात करता। ये क्या है, ये हर तरह की शोषण की बात करता है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक, सब तरह के शोषण का क्या करता है, विरोध करता है साथियों, ठीक है ना, क्या करता है, विरोध करता है ये। नव मार्क्सवाद की विशेषताएं भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। यह मार्क्स के साथ साथ हीगल से प्रभावित है। तो किससे है, नव मार्क्सवादी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नव मार्क्सवादी किससे प्रभावित है, नव मार्क्सवादी किससे प्रभावित हैं, प्रभावित, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन होगा मार्क्स, हीगल, आपका सुकरात, ठीक है ना। ऑप्शन होगा ए होगा 1+2, बी होगा 2+3, सी होगा 1+3 और डी होगा ऑल। तो आपको रखना है मार्क्स और हीगल से प्रभावित है ये, ठीक है ना, मार्क्स और हीगल से प्रभावित है। युवा मार्क्स की भांति, युवा मार्क्स जो था ना, आर्थिक पांडुलिपियां, ठीक है ना, आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां इनकी बुक थी, ठीक है, उसमें युवा मार्क्स का वर्णन किया गया है कि भांति आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के शोषण की आलोचना करता है, ठीक है ना। आपका
अपनी जो दास कैपिटल और बाकी जो बुक्स हैं का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर में मार्क्स क्या करता है, सिर्फ आर्थिक शोषण की बात करता है। लेकिन अपनी आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि, ठीक है ना, आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां, आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां, इसमें क्या है, इसने हर तरह के शोषण की बात की है, ठीक है ना, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, चाहे कैसा भी शोषण हो, सबकी बात की है, ठीक है ना। ये अलगाव के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, ठीक है ना, उत्पादन प्रणाली से अलगाव, ठीक है ना। जब आप ये पढ़ोगे ना आर्थिक दार्शनिक पांडुलिपि में, जो अलगाव का विचार है ना, अलगाव, अलगाव, अलगाव का विचार पढ़ेंगे आपका मार्क्स का, तो आपको समझ में आएगा कि भाई आदमी एक मशीन के तरह हो जाता है और उत्पादन प्रणाली से अलगाव कर लेता है। जैसे कि भाई पहले एक आदमी पूरी शर्ट बनाता था, तो उस शर्ट से उसका लगाव होता था, कभी किसी आदमी को वो शर्ट पहनते हुए वो दर्जी देखता था ना, तो उसमें अपनापन महसूस करता था कि भाई ये शर्ट मैंने बनाई है। लेकिन अभी क्या होता है, बड़े बड़े उद्योगों के अंदर में कोई कॉलर बना रहा है, कोई काज कर रहा है, कोई बटन कर रहा है, कोई तुरपाई कर रहा है, कोई प्रेस कर रहा है, तो क्या होता है, अपना अपना उत्पादन से अपनापन नहीं रहता है, उत्पादन से अलगाव हो जाता है, ठीक है। प्रकृति से अलगाव हो जाएगा, ठीक है ना। पहले आदमी खेतों में काम करता था तो प्रकृति का आनंद लेता था, प्रकृति में झूमता था। लेकिन अब उद्योगों में, कारखानों में काम करता है तो प्रकृति से अलगाव हो गया है, अपने साथियों से अलगाव हो जाता है। भाई एक मशीन की तरह काम कर रहा है, पहले खेतों में काम करता था तो कितने सारे मजदूर मिल के, किसान मिल के बुआई, रुपाई, कटाई करते थे, है ना। तो अपना क्या होता, अपनापन रहता था। आज उसके खेत में सारे मिलके काम करेंगे, परसों उसके खेत में मिलके सारे काम करेंगे, उसके बाद मेरे खेत में सब मिलके काम करेंगे, तो उस काम में क्या होता था, अपनापन रहता था। लेकिन अब क्या है, मजदूर, आप वेतन के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका अपने साथियों से अलगाव हो जाता है, और अंत में आदमी इस तरह से क्या होता है कि एक मशीन बन जाता है और खुद अपने से अलग हो जाता है, ठीक है ना, सिर्फ पैसों के लिए काम करने लगता है। ये आलोचनात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, अर्थात भौतिकवाद के स्थान पर नैतिकता का समर्थन करते हैं। यह मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत की आलोचना करते हैं, ठीक है ना। अब ये एक एक जो इसके नव मार्क्सवादी हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। एरिक फ्रॉम, ठीक है ना, एरिक फ्रॉम, एरिक फ्रॉम जो है अकेलेपन की पीड़ा का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किसकी? अकेलेपन की पीड़ा का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि मनुष्य सुरक्षा की चाह में अपनी स्वतंत्रता को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, ठीक है ना। सुरक्षा की चाह, आदमी में सुरक्षा की चाह में क्या कर रहा है, स्वतंत्रता को नष्ट कर रहा है। स्वतंत्रता की समाप्ति निरंकुशतावाद और सत्तावाद को बढ़ावा देती है, ठीक है ना। और सत्तावाद के कारण व्यक्ति अहंकारी बन जाता है और मानसिक विकार का शिकार हो जाता है, अर्थात अकेलेपन का शिकार हो जाता है साथियों, ठीक है ना। आदमी सुरक्षा की चाह में क्या है, अपनी स्वतंत्रता नष्ट कर देता है। आदमी जब अपने आप को सुरक्षित करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, अपनी स्वतंत्रता को नष्ट कर लेगा। अगर मान लो जैसे आपको आपको अपने पड़ोस में असुरक्षा महसूस हो, तो आप क्या करोगे, अपनी स्वतंत्रता के आप क्या करोगे, आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसियों से अपने आप को अलग कर लोगे, उनसे मिलोगे नहीं, उनसे दूरी बना के रखोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगी, आपकी स्वतंत्रता तो नष्ट हो गई ना, आपने खुद को कैदी बना लिया, ठीक है। आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी के संग घूम नहीं रहे हो, किसी के संग फिर नहीं रहे हो, तो आपने अपने आप को कैद कर लिया और अपनी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया। और स्वतंत्रता की समाप्ति जो होती है निरंकुशतावाद को बढ़ावा और सत्तावाद को बढ़ावा देगी, ठीक है ना। अब आप क्या होगा कि आप अपनी स्वतंत्रता नष्ट कर लोगे और निरंकुश हो जाओगे, ठीक है ना, निरंकुश हो जाओगे। आप क्या हो जाएगा, सत्तावाद को इस तरह से बढ़ावा देते चले जाओगे, और क्या हो जाएगा, अहंकारी हो जाओगे, ठीक है ना, अहंकारी हो जाओगे, और एक तरह का ना मानसिक शिकार, मानसिक बीमारी का शिकार भी हो जाओगे, ठीक है ना। आप हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखोगे, ठीक है। तो और इस तरह से क्या हो जाएगा, अकेलेपन का शिकार हो जाओगे, ठीक है ना। तो आदमी जब पैसा कमाना चालू करता है ना, पैसे के पीछे भागता है ना, तो दूसरों से दूरी बना लेता है। अब आप आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आदमी पैसा कमाने के चक्कर में अपने पड़ोसियों से नहीं मिलता है, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलता है, तो अपनी एक तो स्वतंत्रता उसने नष्ट कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता नष्ट हो गई तो निरंकुश हो गया वो, ठीक है ना, अपने डिसीजंस खुद लेता है, किसी की सुनता नहीं है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अहंकारी भी बन गया कि मेरे पास तो पैसा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकना है, और एक मानसिक बीमारी उसको लग गई, ठीक है ना। और क्या होगा, वो अकेलेपन का शिकार हो गया, ठीक है ना, वो अब अकेला ही रहेगा, ठीक है।
उसके बाद आते हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे। हर्बर्ट मार्क्यूजे एक आयामी व्यक्तित्व की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कहते हैं कि वर्तमान में भौतिकवादी युग, ठीक है ना, भौतिकवादी युग में मनुष्य केवल आर्थिक प्रगति के लिए कार्य कर रहा है। अब क्या हो गया कि ये जो युग है ना, ये भौतिकवादी युग है, भौतिक सुख सुविधाओं का युग है, ठीक है। और इसमें आदमी क्या हो गया, आर्थिक प्रगति के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए काम कर रहा है। वो बाकी सारी गतिविधियां भूल गया है, ठीक है ना। बाकी सारी गतिविधियां, भाई हम कैसे समाज में मिलके कोई उत्सव मनाते थे, ठीक है ना, कैसे होली दिवाली मनाते थे, कैसे हम ईद पे एक दूसरे से मिला करते थे, कैसे हम लोग सुख दुख में एक दूसरे में भागीदारी हुआ करते थे। तो वो सारी गतिविधियां क्या है, वो भूल चुका है, ठीक है ना, वो भूल चुका है। वह आज सोने की पिंजड़े में कैद हो गया, मतलब पैसे के पीछे भागे जा रहा है, ठीक है ना। सोने की पिंजड़े का मतलब है पैसे से कैद हो गया, पैसे पैसे ने उसकी मानसिकता को जकड़ लिया है, ठीक है ना। पैसा पैसा ही उसको संचालित करेगा, ठीक है ना। पैसा उसे बताएगा कि भाई तुझे ये काम करना है, वो काम करना है, तब मैं तेरे पास आऊंगा। तो क्या हुआ कि वो सोने की पिंजड़े में कैद हो गया है और उड़ान की स्वतंत्रता भूल चुका है, ठीक है ना। हार्बर्ट मार्क्यूजे कहते हैं कि मानव का व्यक्तित्व बहुआयामी, मतलब वो अपने सारी सुख, मतलब भौतिक सुखों के अलावा और भी बहुत सारे सुख होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में सोचे। वो तभी होगा जब युवा वर्ग बौद्धिक क्रांति कर बंधन मुक्त समाज, ऐसा समाज जिसमें बंधन ना हो, की स्थापना करेगा। उसमें राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं होगा, ठीक है ना, राजनीतिक दलों का उसमें कोई स्थान नहीं होगा। तो एक बात और याद रखना, हार्बर्ट मार्क्यूजे क्या है, राजनीतिक दलों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है ना, विरोध करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रखना। लुई अल्थ्यूजर ये संरचनावादी विचारक है ना, ठीक है ना, संरचना पे बल देते हैं। मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स मार्क्स क्या कहता है, आधार पे जब बल देता है, आधार पे। आधार क्या है, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, के साधन, साधन, ठीक है ना, या आर्थिक 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 साधन, ठीक है ना, आर्थिक आर्थिक संसाधन, ठीक है ना। यही कहता है ना, मार्क्स कहता है कि भाई उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण होगा, उसी के अनुसार बाकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना होगी, ठीक है ना। ये संरचनावादी विचारक हैं। ये आधार के साथ साथ, मतलब उत्पादन के जो साधन है, इसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अधिरचना है उसको भी महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या संरचनावादी है। इनका कहना है कि वास्तविक समाजवाद तभी स्थापित होगा जब आधार व अधिरचना दोनों पर समाजवाद लाएगा। मतलब आपको उत्पादन के साधन के साथ साथ क्या बोलते हैं, सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पे भी समाजवाद लाना होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है समाजवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है, ठीक है ना। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे नंबर 7838280505 पे, ठीक है ना। इस पर व्हाट्सएप करके भी मुझे सुझाव भेज सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है, सब्सक्राइबर कम है, तो मैं कोई यूनिट नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जब मेरे पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर हों, मेरी लाइव क्लास में 100-150 बच्चे एक साथ उपस्थित हो जाएं, तो मैं कोई एक यूनिट, ठीक है ना, कोई एक यूनिट, कोई एक पार्ट उठाऊंगा और उसको पूरा का पूरा करवा दूंगा, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, तो ठीक है, मैं इसी तरह से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, जो इम्पोर्टेंट लगता है, मैं उसको उठाता हूँ और आप लोगों के लिए उसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना, डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।